हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो आप लोगों के समझ प्रस्तुत करना चाहता हूं। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाते हैं। जो कंटेंट आपको वीडियो में दिखता है वो खुद ही टाइप करते हैं। इसके साथ साथ थंबनेल हो गया, ये सभी चीज़ हम खुद बनाते हैं। अगर वीडियो में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कंटेंट को लेकर है, आवाज़ अगर सही से नहीं जा रहा है, या कोई भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कमी है, तो प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए। हम उस चीज़ को बेहतर करने का प्रयास करेंगे और बेहतर वीडियो बनाएंगे ताकि आप और बेहतर वे से चीज़ों को समझ सकें और आपकी पढ़ाई और बहुत अच्छी हो सके। रिक्वेस्ट यही था। अब हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, चैप्टर का नाम आप लोगों को दिख भी रहा होगा। अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे, फिर हम लोग मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये बेसिक चीज़ें ज़्यादा नहीं है, ग्लोब है, फिर लैटिट्यूड के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग मेन टॉपिक की शुरुआत कर देंगे। आप लोग ग्लोब तो ज़रूर देखे होंगे, स्कूल में ग्लोब ज़रूर देखे होंगे। अगर हम आप लोगों से पूछे कि ग्लोब क्या है तो आपका जवाब क्या होगा कि ग्लोब क्या है? देखिए, ये ग्लोब है। ये क्या है? ग्लोब है। अब बताइए ग्लोब क्या है? पता है आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। जो अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ा है। अर्थ बहुत बड़ा है, तो अर्थ को बेहतर वे से स्टडी करने के लिए अर्थ का एक मॉडल बनाया गया और उस मॉडल को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। और ये मॉडल कैसा है? स्फेरिकल मॉडल है। देखिए, ये मॉडल कैसा है? स्फेरिकल है, दिख रहा है। अर्थ को स्टडी करने के लिए अर्थ का एक मॉडल बनाया गया है। ये मॉडल स्फेरिकल है और इस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। और इस ग्लोब का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं? वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कंट्रीज हो गए, देशों को भी इस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ओशियन हो गए, उसके साथ साथ जो दूसरे जो जियोग्राफिकल फीचर हैं उसको भी इस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब जो है वो अर्थ का एक स्फेरिकल मॉडल है जिसका यूज करते हुए हम लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट, कंट्री, ओशियन और दूसरे जियोग्राफिकल फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका हो गया ग्लोब। अब इस ग्लोब को गौर से देखिएगा। अगर स्कूल में भी अगर ग्लोब हो तो उसको भी आप लान कर कभी देखिए। तो इस ग्लोब में आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर कई सारे हॉरिजेंटल लाइन है। यू विल गेट अ नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। देखिए, ये हॉरिजेंटल लाइन है, दिख रहा है हॉरिजेंटल लाइन? ये हॉरिजेंटल लाइन है। इसके साथ साथ आपको इस ग्लोब पर वर्टिकल लाइन भी दिख रहा होगा। देखिए, ये वर्टिकल लाइन है। These are the vertical line। और इस हॉरिजेंटल लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। सिंपल अगर मेथड से अगर हम आप लोगों को बताएं तो जो लाइन लेटा हुआ है, जो लाइन लेटा हुआ है उसको आप क्या कहिएगा? लैटिट्यूड। जो लॉन्ग है, जो लंबा है, जो लॉन्ग है, वैसे लाइन को आप क्या कहिएगा? लॉन्गिट्यूड कहिएगा। ये सिंपल मेथड है जिस मेथड के थ्रू हम याद रखते हैं कि लैटिट्यूड वाला लाइन कौन सा है और लॉन्गिट्यूड वाला लाइन कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दिस इज, ये आपका लैटिट्यूड हो गया और ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूड हो गया। देखिए, लैटिट्यूड के बारे में क्या बोला गया? इमेजनरी लाइन्स डेट रन हॉरिजेंटली। देखिए, इमेजनरी लाइन है, क्या है? इमेजनरी लाइन है। और ये इमेजनरी लाइन कैसे रन करता है? हॉरिजेंटली रन करता है। कैसे रन करता है? देखिए, हॉरिजेंटली दिख रहा है, हॉरिजेंटली। ईस्ट टू वेस्ट बोला गया है,
हॉरिजेंटली ईस्ट टू वेस्ट ये रन करता है, और इस लाइन को क्या बोला गया है? लैटिट्यूड बोला गया है। क्या बोला गया है? लैटिट्यूड बोला गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसको क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोला जाता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को आप क्या कहते हो? इक्वेटर कहते हो। उसके बाद ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर इस स्फीयर को, इस ग्लोब को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देता है। ऊपर वाले हिस्सों को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हिस्सों को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। उसके बाद अगर ऊपर जाइएगा तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड को आप क्या कहते हो? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में आइएगा तब इसको क्या बोला जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तब इसको आप क्या कहोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहोगे। ठीक है। उसके बाद फिर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ कह लीजिए, या 66 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ कह लीजिए। उसको आप क्या कहते हो? आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हो? आर्कटिक सर्कल। अगर इतना ही डिग्री साउथ में अगर आते हो 66 और 1/2 डिग्री साउथ में, तब उसको क्या बोला जाता है? अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोला जाता है? अंटार्कटिक सर्कल। उसके बाद जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, 90 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड होता है उसको आप नॉर्थ पोल कहते हो, और 90 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड होता है उसको आप क्या कहते हो? साउथ पोल कहते हो। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। दीज आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। ठीक है। लैटिट्यूड वो लाइन है जो लेटा हुआ है, जो क्या है? अर्थ के ग्लोब पर लेटा हुआ है। लेटे हुए लाइन को आप क्या कह रहे हो? लैटिट्यूड कह रहे हो। हाँ, याद रखना है ये लाइन इमेजनरी है, काल्पनिक है। रियल में ऐसा लाइन एग्जिस्ट अर्थ पर नहीं करता है, ग्लोब पर तो करता है लेकिन अर्थ पर नहीं करता है। ओके, अब हम लोग लॉन्गिट्यूड को जान लेते हैं। लॉन्गिट्यूड के बारे में क्या बोला गया कि ये भी इमेजनरी लाइन ही है जो, देखिए, रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये जो लाइन है नॉर्थ पोल को किससे मिलाता है? साउथ पोल से। देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ दिखाए, तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है। इसमें अगर इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड की बात कर लिया जाए तो 0 डिग्री हो जाता है, जिसको कि प्राइम मेरिडियन कहा गया है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच वाले रीजन से क्रॉस करता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो यहाँ पर है 180 डिग्री है, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। ये इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड हो गए वर्ल्ड के रेफरेंस में। इसके अलावा और भी कंट्री वाइज इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड होते हैं। लॉन्गिट्यूड का यूज करते हुए टाइम जोन को डिसाइड किया जाता है। लॉन्गिट्यूड का यूज करते हुए टाइम जोन को तो डिसाइड किया ही जाता है, इसके साथ साथ ये दोनों लाइन, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इन दोनों लाइन का यूज करते हुए वर्ल्ड के अलग अलग देशों को भी लोकेट करते हैं। अब याद कीजिए, हम लोगों का चैप्टर का नाम क्या है? इंडिया साइज एंड लोकेशन। मतलब कि इंडिया के लोकेशन को अगर शो करना है तो हम लोगों को लैटिट्यूडनल लाइन का भी यूज करना होगा और लॉन्गिट्यूडनल लाइन का भी यूज करना होगा। ठीक है, ये था बेसिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इस चैप्टर के मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंडिया के लोकेशन को ही जानेंगे, देन हम लोग इंडिया के साइज को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इंडिया लोकेशन। अब हम लोग इस चैप्टर के मेन टॉपिक को शुरू करने वाले हैं
और यहाँ पर चैप्टर हेडलाइन क्या है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। और अगर आप अपने बुक के फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हो तो फर्स्ट पैराग्राफ में भारत के कुछ उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। क्या बोला गया कि भारत एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, और अगर भारत को पिछले 50 सालों में देखते हो तो पिछले 50 सालों में भारत ने रिमार्केबल प्रोग्रेस को अचीव किया है। और फिर आपके बुक में इंडिया के लोकेशन को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी डिस्क्राइब कर देते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत एक बहुत बड़ा देश है जो किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। शायद आप लोगों को चीज़ें याद आ रहा होगा कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ऊपर वाले हिस्सों को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हिस्सों को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, देन बोला गया कि इंडिया का जो मेनलैंड है, इंडिया के मेनलैंड का अगर लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन की अगर बात कर लिया जाए तो इंडिया के मेनलैंड का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ए है। क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दिस इज द लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ द इंडियाज मेनलैंड, इंडियाज मेनलैंड। ओके, देन व्हाट अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन भी यहाँ पर दिया गया है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हो गया इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के मेनलैंड का लैटिट्यूडनल लोकेशन दिया गया है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन दिया गया है, और फिर क्या दिया गया है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन दिया गया। ओके, उसके बाद बोला गया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड को जो हम लोग बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश को लगभग 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश को लगभग 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। और बोला गया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन कौन से स्टेट से पास करता है, तो इंडिया के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इंडिया के इन स्टेटों से, इन राज्यों से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्रॉस करती है। और कितने राज्य हैं, कितने स्टेट है ये, 8 स्टेट हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से क्रॉस करती है। ओके, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में बात किया गया है, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बात किया गया है, जो पहले भी आप लोग जानते ही होंगे। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो इंडिया के मेनलैंड का किस हिस्से में है, साउथ ईस्ट हिस्से में है। अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया के मेनलैंड के साउथ ईस्ट हिस्सों में है, जो कि बे ऑफ बंगाल में हो गया। ठीक है ना, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो इंडिया के मेनलैंड के साउथ ईस्ट हिस्सों में है, और वो साउथ ईस्ट हिस्सा कौन सा है, अरेबियन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है, इंडिया के मेनलैंड के रेफरेंस में, और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है, इंडिया के मेनलैंड के रेफरेंस में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लोकेशन कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से थोड़ा समराइज कर लेते हैं। लोकेशन की अगर बात कर लिया जाए तो जो इंडिया कंट्री है वो इंडिया कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। उसके बाद यहाँ पर मेनलैंड का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन दिया गया, देन लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन दिया गया, फिर ये बताया गया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो देश को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से क्रॉस करता है। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बताया गया कि हमारे देश का जो मेनलैंड है, मेनलैंड के किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, देखिए यहाँ पर एक मैप दिया गया है,
और मैप में आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि जो इंडिया है वो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन को भी दिखाया गया है, 8 डिग्री 4 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन हो गए, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गए, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया। उसके बाद नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया का डिस्टेंस क्या है, उस डिस्टेंस को भी यहाँ पर बताया गया है, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इंडिया का डिस्टेंस क्या है, उस डिस्टेंस को भी यहाँ पर शो किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है इंडिया का साइज। लोकेशन कंप्लीट हो गया, अब इंडिया के साइज की बात कर ले। तो इंडिया का साइज क्या है, एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का एरिया क्या है, तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, विच इज 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। भारत का जो एरिया है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, 2.4%। पूरे वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया का कितना है, 2.4%। ओके, उसके बाद अगर एरिया वाइज बात कर लिया जाए तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। एरिया वाइज अगर बात कर लिया जाए तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। उससे पहले कौन कौन से देश है, तो रशिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसको भी आपके बुक में, इस चीज़ को भी आपके बुक में शो किया गया है। क्लियरली आपको अपने बुक में दिख रहा होगा कि रशिया नंबर 1 पर है, फिर कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है एंड देन इंडिया है। ठीक है ना। अगर पॉपुलेशन की बात कर लिया जाए तो पॉपुलेशन तो चाइना का ही ज़्यादा है, इंडिया 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। लेकिन आप देखिए चाइना का जो एरिया है वो इंडिया के एरिया का लगभग क्या है, 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कंपेयर टू इंडिया काफ़ी कम है। चाइना का पॉपुलेशन इंडिया से थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इंडिया का जो एरिया है, चाइना का जो एरिया है वो इंडिया का एरिया से 3 गुना है, 3 गुना ज़्यादा है। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ कम होगा। ठीक है। अगर लैंड बाउंड्री की बात कर लिया जाए, इंडिया के अगर लैंड बाउंड्री की बात कर लिया जाए तो लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर हो जाता है। दिस इज द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडिया के टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन के टोटल लेंथ की अगर बात कर लिया जाए, जिसमें मेन लैंड भी है, इसके साथ साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के भी कोस्ट लाइन को इसमें भी क्या कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है। तब टोटल कोस्ट लाइन का लेंथ कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर। ये हो गया इंडिया का टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन का टोटल लेंथ। इसको थोड़ा बता देते हैं। लैंड बाउंड्री क्या हुआ, लैंड बाउंड्री आप यहां से समझ सकते हो। ये हो गया आपका लैंड बाउंड्री, ये हो गया इंडिया का लैंड बाउंड्री। दिस इज द लैंड बाउंड्री ऑफ द इंडिया। यहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक। और ये लैंड बाउंड्री का लेंथ कितना है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है। अगर टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन की अगर बात कर लिया जाए कि कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ कितना है, तो कोस्ट लाइन की शुरुआत जो होती है यहां से होती है। ये हो गए इंडिया के मेन लैंड का कोस्ट लाइन का लेंथ। इस मेन लैंड में आपको अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के कोस्ट लाइन वाले लेंथ को भी इंक्लूड कर देना है, शामिल कर देना है। तब टोटल कोस्ट लाइन का लेंथ कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है।
ये हो गया इंडिया का साइज, ये हो गया इंडिया का क्या साइज हो गया, ठीक है। ऊपर वाला लैंड बाउंड्री है और नीचे वाला आपका कोस्ट लाइन का टोटल लेंथ है। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। इंडिया का लोकेशन क्लियर है, इंडिया का साइज क्लियर है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का एक्सटेंशन क्या है, इंडिया के मेन लैंड का एक्सटेंशन क्या है। तो एक्सटेंशन को देख लेते हैं। हेयर इज द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज लैंड मास। और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफुल माउंटेन्स इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया का जो मेनलैंड है, मेनलैंड के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को एक यंगफोल्ड माउंटेन देखने को मिलेगा। और वो यंगफोल्ड माउंटेन कौन सा है, हिमालयन माउंटेन है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात कर लिया जाए तो इंडिया का जो लैंडमास है बिगिंस टू टेपर। टेपर का मतलब होता है कोन का शेप लेना, फ्रॉम द साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद जो साउथ वाला पोर्शन है, वो साउथ वाले पोर्शन टैपर होने लगता है, कोन का शेप लेने लगता है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, उसके बाद इंडिया का जो लैंडमास है वो इंडियन ओशियन में एक्सटेंडेड है और इंडियन ओशियन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। फिर ये बोला गया कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। इंडिया का जो मेनलैंड का लैटिट्यूडनल और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो लगभग कितना है, 30 डिग्री है। बट आप ये देखोगे कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। लेकिन जो ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन है वो छोटा दिखेगा कंपेयर टू नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 30 डिग्री ही है, लेकिन फिर भी ईस्ट वेस्ट जो है वो छोटा दिखेगा कंपेयर टू नॉर्थ साउथ। और यहाँ पर नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस दिया गया है जो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और ईस्ट वेस्ट का भी यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है जो पहले ही हम बता रखे हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लीजिए। अब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आगे क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और यहाँ पर ये बोला गया कि देयर इज अ टाइम लैग ऑफ ऑलमोस्ट 2 आवर बिटवीन गुजरात इन वेस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट। आपको क्या देखने को मिलेगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटा का डिफरेंस है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटा का डिफरेंस है। हिंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, जो मिर्ज़ापुर से क्रॉस कर रहा है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। क्योंकि 2 घंटों का टाइम लैग है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच, इस वजह से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन और जिसका डिग्री कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, इस लॉन्गिट्यूड को जो है से कि जो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में चुना गया है पूरे देश के लिए। और AIST, ये जो IST है वो मिर्ज़ापुर से क्रॉस करती है। मिर्ज़ापुर एक मूवी भी आप लोग देखे, मतलब शायद देखे नहीं होंगे तो नाम तो ज़रूर सुने होंगे, वेब सीरीज है जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से क्रॉस करती है। ओके, उसके बाद जो लास्ट यहाँ पर पॉइंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। अगर कोई व्यक्ति साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करता है तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या करता है, डे और नाइट के ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, यहाँ पर
इंडिया का एक्सटेंशन, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भी कंप्लीट हो गया। कुछ बुक में भी कुछ क्वेश्चन है, इन बिटवीन कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी अलग से करेंगे। जैसे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही क्यों चुना गया, ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है, तो उसको अलग से कर देंगे, ठीक है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया का वर्ल्ड के रिगार्डिंग इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या था, कैसे वो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको हेल्प कर रहा था पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करने में। तो पार्ट 2 में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले ही बोल रखे हैं कि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और प्रयास रहता है कि आप लोगों को बेहतर वे से टॉपिक को एक्सप्लेन कर सके। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अरे भेजा है बुलावा तूने शेरा वालिए, अब मैं आया जोता वालिए, अब मैं आया शेरा वालिए। अब प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और ये पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि इस पार्ट में हम लोग ये कवर करने वाले हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। इंडिया का वर्ल्ड के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस क्या थी, इंडिया जो था पूरे वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट था, इस चीज़ को हम लोग इस पार्ट के थ्रू कवर करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर इंडिया एंड दी वर्ल्ड है। नेक्स्ट टॉपिक इंडिया एंड दी वर्ल्ड है और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये बोला गया कि इंडिया ऑक्यूपाइज अ मेजर पार्ट ऑफ साउथ एशिया। इंडिया जो है वो साउथ एशिया के मेजर पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। ये आप लोगों का हो गया एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट का ये ईस्ट वाला रीजन हो गया, ये वेस्ट वाला, ये नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला। और क्या बोला गया कि जो इंडिया है वो साउथ एशिया के मेजर पार्ट को कवर करता है, जो क्लियरली आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा। इट इज़ अ सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। फिर क्या बोला गया कि ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल क्या है, सेंटर में है। ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर में है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। ओके, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर यह है कि ट्रांस इंडियन ओशियन रूट, यहां पर आप लोगों को ओशियन रूट देखने को मिल रहा होगा। ये ओशियन रूट है, इसको ट्रांस बोला गया है। ट्रांस इसलिए बोला गया है क्योंकि कई सारे देशों को ये कनेक्ट कर रहा है। जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है, ये रूट क्या कर रहा है, कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। यूरोपियन कंट्री को वेस्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है। यूरोपियन कंट्री को इंडिया के वेस्ट वाले रीजन के साथ कनेक्ट कर रहा है। एंड देन कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में जो देश है उसको ईस्ट के साथ, इंडिया के ईस्ट वाले रीजन के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। एक बार फिर से चीज़ों को इसको बता देते हैं कि जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है ये यूरोपियन कंट्री को वेस्ट वाले रीजन से कनेक्ट करता है और ईस्ट एशिया में जो देश है उसको ईस्ट वाले रीजन से कनेक्ट करता है। इसके साथ साथ ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन इंडिया को एक सेंट्रल लोकेशन को प्रोवाइड कर रहा है। आप देख रहे हो ना कि ये जो ओशियन रूट है, इस ओशियन रूट का इंडिया बिल्कुल सेंटर में है। ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, ये इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है कि ट्रांस इंडियन ओशियन रूट का इंडिया बिल्कुल क्या है, सेंटर में। देन द डेक्कन पेनिनसुला,
जो डेक्कन पेनिनसुला है, दिस इज द डेक्कन पेनिनसुला, एक्सटेंडेड टुवर्ड इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन में एक्सटेंडेड है, हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश अ क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वेस्ट एशिया। ये डेक्कन पेनिनसुला इंडिया को हेल्प कर रहा है ताकि इंडिया क्या कर सके, एक क्लोज कॉन्टेक्ट को एस्टेब्लिश कर सके, किसके साथ, वेस्ट एशिया के साथ, एंड देन अफ्रीका, अफ्रीका के साथ, एंड देन यूरोप, यूरोप के साथ, फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट, फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट से। उसके बाद क्या बोला गया कि साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, इसके साथ साथ ये जो डेक्कन पेनिनसुला वाला जो रीजन है इंडिया को हेल्प कर रहा है कि जो एशियन कंट्री हो गए और साउथ एशियन कंट्री हो गए उसके साथ भी एक क्लोज रिलेशनशिप को ये बना सकते हैं फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट से। ठीक है, डेक्कन पेनिनसुला वाला जो रीजन है भारत को हेल्प कर रहा है कि एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, इसके साथ साथ यूरोप के साथ। ठीक है, किस तरफ से, वेस्ट साइड से, किस तरफ से, वेस्ट साइड से। इसके साथ साथ ये चीज़ें भारत को हेल्प कर रहा है ईस्ट एशिया में जो देश है और साउथ ईस्ट एशिया में जो देश है उसके साथ भी अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके, लेकिन यहाँ पर किसके तरफ से किया जाएगा, ईस्टर्न कोस्टल रीजन के तरफ से किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया कि इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में इंडिया का जो कोस्ट लाइन है सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन का जो लेंथ है वो इंडिया का ही है, दूसरे देशों से अगर कंपेयर करते हो। यही कारण है कि इस ओशियन को क्या बोला जाता है, इंडियन ओशियन बोला जाता है। पूरे वर्ल्ड में एक ओशियन है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है और वो ओशियन इंडियन ओशियन है, जो इंडिया के नाम पर पड़ा है। और क्यों पड़ा है, क्योंकि इस ओशियन में सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन का जो लेंथ है वो किस देश का है, इंडिया का। ये हो गया इंडिया एंड दी वर्ल्ड, इंडिया एंड दी वर्ल्ड। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट पे बोला गया कि साउथ एशिया का इंडिया मेजर पार्ट को कवर किए हुए है, ईस्ट और वेस्ट एशिया का इंडिया बिल्कुल सेंटर में है। इसके साथ साथ जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है भारत को हेल्प कर रहा है यूरोप के देशों के साथ, और इसके साथ साथ ईस्ट एशिया में जो देश है उसके साथ एक अच्छे ट्रेड को बिल्ड कर सके। देन इसका कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस ओशियन को इंडियन ओशियन बोला गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी से जुड़ा हुआ है, इंडियाज़ कॉन्टेक्ट विथ वर्ल्ड। भारत का जो कॉन्टेक्ट है वो वर्ल्ड के साथ कैसे रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग समय में भारत का जो जुड़ाव है वो दुनिया के साथ कैसे रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि इंडियाज़ कॉन्टेक्ट विथ वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एज। बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से भारत का जुड़ाव पूरे विश्व से रहा है। बहुत लंबे समय से भारत का जुड़ाव पूरे विश्व से रहा है। अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडिया का जो जुड़ाव है लैंड रूट से पुराना है कंपेयर टू मैरी टाइम कॉन्टेक्ट। अगर समुद्री जुड़ाव की अगर बात करोगे तो उससे जो लैंड के थ्रू, भूमि के थ्रू जो जुड़ाव है ये जुड़ाव ज़्यादा पुराना है। भारत दुनिया से भूमि के थ्रू लंबे समय से जुड़ा हुआ था कंपेयर टू ओशियन, कंपेयर टू ओशियन। ठीक है, देन देखिए क्या बोला गया कि कई सारे पासेस थे जो इंडिया के देखिए क्या बोला गया, इंडिया के नॉर्थ रीजन में, इंडिया के नॉर्थ रीजन में और नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो हिमालयन माउंटेन आप लोगों को देखने को मिलता है, उस हिमालयन माउंटेन में कई सारे पासेस से, दरार थे। पासेस का मतलब क्या होता है, एक संकीर्ण दरार होता है जिसके थ्रू लोग जो हैं वो क्रॉस कर जाते हैं। तो कई सारे पासेस बना हुआ था माउंटेन वाले रीजन में जो प्रोवाइड करता था कि जो एंशियंट ट्रेवलर हैं, प्राचीन समय में जो यात्री हैं वो भारत में आसानी से आ सके।
जबकि दूसरी तरफ आप क्या देखते हो कि लोग पहले समुद्री यात्रा कम करते थे, क्योंकि लोगों को डर ये था कि जो अर्थ है वो अर्थ फ्लैट है, अर्थ क्या है, फ्लैट है, इसलिए समुद्र में ज़्यादा दूर जाओगे तो ढप से गिर जाओगे भाई। इसलिए लोग जो पहले थे वो समुद्री यात्रा कम करते थे, लैंड के थ्रू लैंड ट्रेवलिंग ज़्यादा करते थे। और पुराने समय में माने एंशियंट टाइम पीरियड में जो एंशियंट ट्रेवलर इंडिया में आते थे वो पासेस के थ्रू आते थे, जो इस वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। क्या आखिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि भारत का जुड़ाव जो है पूरे विश्व से बहुत लंबे समय से है? तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आइडियाज ऑफ उपनिषद, रामायण, उपनिषद के जो विचार हैं, रामायण के जो विचार हैं, अ स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, देन न्यूमरल सिस्टम हो गए, डेसिमल सिस्टम हो गए। ये वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? भारत से हुई है। तो ये चीज़ें हम लोगों को बताता है कि भारत जो है लंबे समय से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आखिर ये सब की शुरुआत तो भारत से हुई और वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में इसकी व्याख्यान देखने को मिलता है। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि भारत लंबे समय से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, देन देखिए भारत से स्पाइसेस आते थे, मसलिन एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा हुआ करता था। दूसरे चीज़ें भी हो गए जो भारत से जो लोग आते थे वो लेकर अलग अलग देशों में जाते थे। ठीक है, उसके अलावा ये बोला गया कि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर and architectural system of domes and minarets from West Asia can be seen in many parts of India। ये वेस्ट एशिया के कुछ मतलब स्टाइल है, जैसे ग्रीक स्कल्पचर हो गए, आर्किटेक्चरल स्टाइल हो गए, डोम बनाने का और मिनारत बनाने का। वो चीज़ें इंडिया के अलग अलग हिस्सों में दिखने को मिल जाएगा। ये चीज़ें भी बताता है कि आखिर लोग आए होंगे तभी तो उनकी स्टाइल, जिस तरह से वो डोम्स को बनाते थे, डोम्स जो बड़े बड़े बिल्डिंग का जो ऊपर वाला पोर्शन होता था उसी को डोम्स बोला जाता है। तो आखिर वो सिस्टम पहले इंडिया में नहीं था और बाद में अगर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब यही है कि भारत का जुड़ाव वेस्ट एशिया से रहा है। तो ये एग्जाम्पल शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भारत जो है बहुत लंबे समय से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक ये है कि इंडियाज नेबरिंग कंट्री, भारत के पड़ोसी देश। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है, उसके बाद इस चैप्टर का थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक अलग से वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज का। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, इंडिया का नेबरहुड को देख लेते हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से। तो चलिए देखते हैं इंडियाज नेबर, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश के बारे में तो हम लोग जानेंगे ही। आप अपने पड़ोसी को किस नाम से बुलाते हैं, थोड़ा उस नाम को कमेंट कर दीजिए। और जिस निक नेम से अपने पड़ोसी को बुलाते हैं उस निक नेम को ही कमेंट कीजिएगा, ताकि हम भी जान सके कि लोग अपने पड़ोसी को किन किन नामों से बुलाते हैं। ठीक है, याद कर कर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा टॉपिक को देख लेते हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। भारत की जो पोजीशन है साउथ एशिया में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी अभी हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा भी। भारत की जो पोजीशन है साउथ एशिया में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि इट हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद भारत में आप लोगों को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिल जाएंगे। भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री। भारत जो है अपना लैंड बाउंड्री किन किन देशों के साथ शेयर करता है, यहाँ पर उसकी चर्चा की गई है।
क्या बोला गया? विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। भारत जो है अपना लैंड बाउंड्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में शेयर करता है। फिर क्या बोला गया? चाइना, नेपाल एंड भूटान के साथ नॉर्थ में। चाइना, नेपाल एंड भूटान के साथ भारत जो है अपना लैंड बाउंड्री को नॉर्थ वाले रीजन में शेयर करता है। ठीक है, दो और देश हैं यहाँ पर, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत जो है अपना लैंड बाउंड्री ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ शेयर करता है। ठीक है, ये म्यांमार हो गए और ये बांग्लादेश हो गए। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। ये हमारे क्या हैं? पड़ोसी देश हैं। एक बार चीज़ों को फिर से रिकैप कर लेते हैं। भारत जो है अपना लैंड बाउंड्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में शेयर करता है। चाइना, नेपाल और भूटान के साथ नॉर्थ में शेयर करता है एंड म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में शेयर करता है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा भारत का दो और पड़ोसी देश है और वो दो पड़ोसी देश जो है वो कहाँ पर है? इंडियन ओशियन में है। और वो दो नेबरिंग कंट्री कौन सा है? पहला श्रीलंका है और फिर मालदीव है। देखिए, दो आइलैंड कंट्री श्रीलंका और मालदीव, ये भी हमारे नेबरिंग कंट्री ही हैं, जो कि कहाँ पर है? साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ में है और इंडियन ओशियन में। इंडिया के साउथ में, इंडियन ओशियन में। ये भी हमारे पड़ोसी देश ही हैं। ठीक है, ये भी हमारे नेबरिंग कंट्री है। टोटल नेबरिंग कंट्री कितने हो गए? इंडिया कंट्री का 9 हो गए। टोटल नेबरिंग कंट्री 9 है, जिसमें से जो 7 नेबरिंग कंट्री हैं, 7 नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया अपने लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। जो दो लास्ट के जो नेबरिंग कंट्री श्रीलंका और मालदीव है, वो हमारा जो नेबरिंग कंट्री वैसे नेबरिंग कंट्री है जो इंडियन ओशियन में है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय अ नैरो चैनल सी फॉर्म बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट के द्वारा एक नैरो चैनल सी बनाए जाते हैं और इस नैरो चैनल सी के द्वारा इंडिया और जो श्रीलंका है वो क्या है? सेपरेटेड है, अलग है। इंडिया एंड श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट, अदरवाइज यू कैन से गल्फ ऑफ मन्नार। भारत और जो श्रीलंका है एक दूसरे से अलग है। किसके थ्रू अलग है? पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू अलग है। ओके, बीच में पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार है। ये लास्ट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ इट्स नेबरिंग कंट्री। भारत का जो जियोग्राफिकल लिंक है और हिस्टोरिकल लिंक है अपने पड़ोसी देशों से बहुत ही मजबूत है। अपने पड़ोसी देश से भारत का जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक बहुत ही मजबूत है ना। ट्रांस इंडियन ओशियन रूट में भी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया कि इस रूट में जो भारत की जो पोजीशन है बिल्कुल सेंटर में है। इस वजह से जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रहा है वो भारत से ही क्रॉस होकर हो रहा है और ये चीज़ें भारत के लिए हेल्पफुल रह रहा। और यही कारण है कि भारत एक लंबे समय तक एक समृद्ध देश बना रहा। एंशियंट टाइम पीरियड में भारत की समृद्धि जो थी वो बिल्कुल पीक पर था। गुप्ता पीरियड में गोल्डन कॉइन पूरे देश में इशू किए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो समृद्धि रही है उसके पीछे का कारण क्या है। और इस समृद्धि को अगर हम लोग चाहें तो फिर से वापस ला सकते हैं अगर हम लोग एक मतलब अच्छे जोश जुनून के साथ अगर काम करें, पढ़ाई करें, तब इस देश की समृद्धि को फिर से वापस ला सकते हैं और भारत फिर से एक सुप्रीम पावर बन सकता है। तो भारत को अगर सुप्रीम पावर बनाना है तो हम लोगों को जो है से कि अच्छे से क्या करना होगा, अपना जो भी एजुकेशन वगैरह है और जो हेल्थ सेक्टर है ये सब चीज़ों को सुधार करना होगा। ठीक है,
इस चैप्टर का जो थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को कवर कर देंगे। ठीक है, तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, अदरवाइज नाइस नाइट। ओके। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों से बोले थे कि एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो में बुक एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे, तो यहाँ पर बुक एक्सरसाइज को कवर कर लेते हैं। पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट है। इसके साथ ही चैप्टर 1 ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाएगा। जब बुक एक्सरसाइज को आप देखोगे तो सबसे पहले आपके बुक में 5 MCQ है, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग MCQ को देख लेते हैं। पहला MCQ क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन से राज्य से होकर गुजरता नहीं है? तो राजस्थान से तो होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरता है, त्रिपुरा से भी होकर गुजरता है, उड़ीसा से होकर क्रॉस नहीं करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे देश को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है और उसमें से उड़ीसा वो राज्य नहीं है। उड़ीसा वो राज्य यहाँ पर नहीं है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर क्रॉस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है वही होंगे ईस्टर्न मोस्ट, और ईस्टर्न मोस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये आपका है इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की बात कर लिया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट होगा। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट आपका वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड हो गया और ये आपका ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट MCQ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ। ये जो राज्य हैं, इन राज्यों का जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री किस देश से कनेक्टेड है? और राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इन राज्यों का कौन से देश से कॉमन बाउंड्री मिला हुआ है? तो चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेपाल हो जाएगा। मैप को देख लीजिएगा, आपके बुक में जो मैप दिया हुआ है उस मैप को देखिएगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये वो राज्य हैं जिन राज्यों का जो लैंड बाउंड्री है नेपाल से कनेक्टेड है। नेक्स्ट MCQ ये है कि इफ यू इंटेंड टू विजिट कावाराती। अगर आप इंटेंशन बनाते हैं कि समर वेकेशन में आपको कावाराती जाना है, ठीक है, अगर आप इंटेंशन बनाते हैं तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो बताइए कि आप कौन से यूनियन टेरिटरीज को विजिट करना चाहिएगा। अगर आपको कावाराती जाना है तो इंडिया के कौन से यूनियन टेरिटरीज में जाना चाहिएगा? तो कावाराती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। तो कहाँ जाइएगा? लक्षद्वीप जाइएगा। यहाँ करेक्ट आंसर हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। देन लास्ट क्वेश्चन MCQ का ये है कि माई फ्रेंड्स हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। बोला गया, एक कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि मेरा एक दोस्त है, ये ऐसे देश से बिलोंग करता है जिस देश का लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ कनेक्टेड नहीं है। वो देश कौन सा है? भूटान। तो भूटान का तो कनेक्टेड है, तो भूटान तो यहाँ नहीं होगा। बांग्लादेश भी लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है। नेपाल भी लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है। ताजिकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर नहीं होता है। तो वो जो फ्रेंड है, वो फ्रेंड जो है वो कौन से देश से है? ताजिकिस्तान से। ओके, यहाँ पर MCQ कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर MCQ कंप्लीट हो गए। अब चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, बिल्कुल ही शॉर्ट है।
इतना शॉर्ट है कि एक लाइन में ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। पहला क्या है कि नेम द ग्रुप ऑफ आइसलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। बोला गया कि आपको एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड का नाम बताना है जो कहाँ पर है, अरेबियन सी में है, ठीक है ना। अरेबियन सी में कौन से आइलैंड है आपको शायद याद ही होगा, और बे ऑफ बंगाल में कौन से आइलैंड है वो भी आपको याद ही होगा। तो अरेबियन सी में यहाँ पर आप लोगों को लक्षद्वीप देखने को मिल जाएगा, लक्षद्वीप आइलैंड, और बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। वैसे कंट्री का नाम बताना है जो भारत से क्या है, बड़े हैं। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का। तो ऐसे 6 देश होंगे जो इंडिया से क्या होंगे, बड़े होंगे, और वो 6 देश हैं रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लास्ट वन इंडिया हो गया। तो उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया आर कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया, विच आर लार्जर देन इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट साउथ ईस्ट। क्या बोला गया कि कौन सा एक ऐसा आइलैंड ग्रुप है जो इंडिया के साउथ ईस्ट में है। देखिए, ये हो गया इंडिया का नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। अब बताइए साउथ ईस्ट में अभी बताएं ही, साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड ग्रुप हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में है। साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि कहाँ पर है, अरेबियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइलैंड कंट्री आर आवर साउदर्न नेबर। कौन से आइलैंड कंट्री जो है वो हमारा साउदर्न नेबर है, साउथ में हमारा पड़ोसी देश है। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़े भी हैं कि हमारे साउदर्न नेबरिंग कंट्री 2 देश है, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका, दीज आर व्हाट, श्रीलंका एंड मालदीव आर आइसलैंड कंट्री विच आर आवर साउदर्न नेबर, ओके। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 2 क्वेश्चन है जो थोड़ा लॉन्ग है, तो अब लॉन्ग वाले क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं, देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि सन राइजेज 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन वेस्ट बट वाचेज शो द सेम टाइप, हाउ डज दिस हैपन। बोला गया कि जो सूर्योदय है वो सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले होता है कंपेयर टू गुजरात। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात के कंपेयर में 2 घंटा पहले होता है, लेकिन जब हम लोग घड़ी देखते हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश में रहें, चाहे गुजरात में रहें, चाहे बिहार में रहे, चाहे मध्य प्रदेश में रहे, या देश के किसी भी पार्ट में रहें, तब घड़ी पर जो टाइम होता है वो एक ही होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कि जो लॉन्गिट्यूडनल गैप है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच वो तो 30 डिग्री है, लॉन्गिट्यूडनल गैप 30 डिग्री है, और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन को क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 30 मिनट को क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 घंटा का समय लग जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल गैप चूँकि 30 डिग्री है, इस वजह से जो टाइम लैग है ये दोनों स्टेट के बीच वो 2 घंटा है। सिंस अरुणाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन ईस्ट, चूँकि अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, इसलिए वहाँ पर जो सूर्योदय है वो पहले होता है कंपेयर टू गुजरात। लेकिन जब घड़ी देखते हैं तो घड़ी में सेम ही टाइम होता है बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड किया है, और वो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। हम लोगों ने एक लॉन्गिट्यूड जो कि इंडिया के बिल्कुल
बीचों बीच से क्रॉस करता है, उसको माना कि इस लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम होगा वही टाइम पूरे देश के लिए होगा। ये कारण है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले ज़रूर हो रहा है और गुजरात में 2 घंटा लेट से ज़रूर हो रहा है, लेकिन समय सभी जगह एक ही दिखाएगा, क्योंकि हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम के रूप में इस लॉन्गिट्यूड को चुना है जो पूरे देश में फॉलो होता है। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन। आप क्या देखते हो कि इंडियन ओशियन में इंडिया का जो लोकेशन है वो लोकेशन सेंट्रल है। हम लोग पढ़े भी हैं अभी कुछ देर पहले। तो इंडिया का जो लोकेशन है इंडियन ओशियन में सेंट्रल है एंड दैट इज कंसीडर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, जिसका बहुत इम्पोर्टेंस है, जिसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। वाई, क्यों ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया का जो पोजीशन है इंडियन ओशियन के सेंटर में है और इसका ई पोजीशन होने के कारण भारत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि इंडिया सेंट्रल लोकेशन एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन, इंडिया का जो सेंट्रल लोकेशन है इंडियन ओशियन में इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, इसका ग्रेट सिग्निफिकेंस है ड्यू टू स्ट्रेटजिक एडवांटेज, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि इस लोकेशन के कारण जो इंडिया है कनेक्टिंग यूरोप टू ईस्ट एशिया वाया ट्रांस इंडियन ओशियन रूट, यूरोप को जो है वो ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर देता है। यूरोप जब ईस्ट एशिया से कनेक्ट होता है तो इंडिया के थ्रू ही कनेक्ट होता है। तो ये एडवांटेज हो गया कि यूरोप से कोई अगर ईस्ट एशिया में जाना चाह रहा है तो इंडिया से होकर जाएगा, तो वो टैक्स वगैरह आपको देकर जाएगा, बहुत मालेमाल हो जाइएगा, पैसा ही पैसा आपके पास होगा। दिस लोकेशन अलाउज इंडियन टू एस्टेब्लिश, इसके साथ साथ ये लोकेशन भारत को हेल्प करता है कि भारत में एक अच्छा रिलेशनशिप को अलग अलग रीजन के साथ कनेक्ट कर सकता है, जिसमें वेस्ट एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, वेस्टर्न कोस्ट है, उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड किया जा सकता है। साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ भी हम लोग ईस्टर्न कोस्ट के थ्रू एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। इसको पढ़ाए हुए हैं, इसको बताए हुए हैं, कुछ देर पहले ही बताया है। तो वहाँ पर जो पॉइंट लिखवाए हैं उस पॉइंट को भी आप इस क्वेश्चन के आंसर में आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एडिशनली द लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड द नेचुरल हार्बर, भारत का जो कोस्ट लाइन है बहुत लंबा है, नेचुरल हार्बर है, बंदरगाह है, ये फैसिलेट करता है ट्रेड और कॉमर्स के लिए कि अलग अलग जो देश हैं आसपास में और जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ साथ भारत आसानी से क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। तो इस वजह से माना जाता है कि भारत का जो इंडियन ओशियन में जो सेंट्रल लोकेशन है उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। डेट्स इट, ये आपका आंसर होगी। ठीक है, और इसी के साथ चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड हियर। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।